नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीली। भारत की बात में आज मैं आपको देश की सियासत की हर वो खबर बताऊंगी जिसने राजनीति की तपिश बढ़ा रखी है। बात हरियाणा से महाराष्ट्र और यूपी से बिहार तक की करेंगे। आज आपको दिखाऊंगी बहराइच का बुलेट चैप्टर। आखिर हत्या के 2 आरोपियों के एनकाउंटर पर क्यों यूपी की राजनीति गर्मा गई है। खबर हरियाणा से भी होगी, जहां पर आज नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नायब को कौन सा संदेश दिया, ये जानना भी जरूरी है, बेहद खास है। साथ ही बात होगी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच फंसे हुए पेंच की। आखिर अखिलेश यादव ने चुनावी बिसात पर राहुल गांधी के आगे कौन सा दाव चल दिया है। लेकिन सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की, जहां बहराइच कांड के 2 आरोपियों के एनकाउंटर पर बवाल मचा हुआ है। पुलिस कह रही है कि पहले उस पर हमला हुआ और एनकाउंटर की कार्रवाई आत्मरक्षा में की गई, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इसे फर्जी एनकाउंटर करार दे रही है। ये बहराइच के महाराजपुर कांड में पुलिस एक्शन की वो तस्वीर है जिसने पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत में उबाल ला दिया है। पुलिस एनकाउंटर में 2 आरोपी जख्मी हुए हैं। नाम है सरफराज और तालिब। दोनों के पैर में पुलिस की गोली लगी है। इन पर राम गोपाल मिश्रा नाम के युवक की हत्या का आरोप है। वो अभियुक्त जो हैं, जिनका नाम है मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू और मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू, इनकी निशानदेही पे पुलिस की टीम्स मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई थी और इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में इन दोनों को भी गोली लगी। दरअसल बहराइच पुलिस को शक था कि आरोपी नेपाल भाग सकते हैं, इसलिए वो अलर्ट थी, लगातार छापेमारी कर रही थी। इसी दौरान 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें नामजद आरोपी मोहम्मद फहीम, मोहम्मद सरफराज और अब्दुल हमीद थे। 2 संदिग्ध मोहम्मद तालिब और मोहम्मद अफजल को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस की माने तो गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर वो इन्हें हत्या में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी के लिए ले गई थी। इसी दौरान वहां रखे हथियारों से सरफराज और तालिब ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी पुलिस एक्शन में दोनों जख्मी हो गए। एनकाउंटर नेपाल सीमा के पास हांडा बसेहरी नहर के नजदीक हुआ। पुलिस का दावा है कि हत्या में इस्तेमाल हथियार को भी बरामद कर लिया गया है। एनकाउंटर के बाद डीजीपी प्रशांत कुमार ने खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पुलिस एक्शन का अपडेट दिया। लॉ एंड ऑर्डर पर पुलिस मुख्यालय में इसके बाद बड़ी बैठक शुरू हुई, जिसमें डीजीपी के साथ ही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश भी मौजूद थे। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी ने बहराइच में कानून व्यवस्था बनाए रखने के अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं। इस बीच एक वीडियो भी सुर्खियों में है। ये वीडियो बहराइच के महाराजपुर हत्याकांड के वक्त का है। वायरल हुए इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि जब राम गोपाल इस छत पर पहुंचा था, तभी उसे गोली मार दी गई। अब पुलिस इस गुनाह के हर गुनहगार का हिसाब करने में जुटी है, तो दूसरी तरफ सियासत भी 7वें आसमान पर है। विपक्षी दल एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते, तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया है इन्होंने। इनकाउंटर करना, नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। पूरी तरीके से सरकार फेल हो चुकी है। कानून व्यवस्था जीरो खत्म हो चुकी है। जीरो टॉलरेंस फर्जीगिरी है और ये सरकार अपने कमियों को, अपनी गलतियों को छिपाने के लिए लोगों की हत्याएं करा रही है, फर्जी इनकाउंटर करा रही है। बात अब हरियाणा की करते हैं, जहां बीजेपी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई और नायब सिंह सैनी ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 13 मंत्रियों को भी आज शपथ दिलाई गई। बीजेपी ने इससे पहले 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में डेप्यूटी सीएम बनाए थे, लेकिन हरियाणा में पार्टी उस फॉर्मूले से दूर रही। हाँ, मंत्रियों का चुनाव करते वक्त जातिगत समीकरण का पूरा ख्याल जरूर रखा गया। नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर बीजेपी ने राज्य के सियासी इतिहास को बदल डाला, सारे मिथक तोड़ डाले। चुनाव में संयोग की जगह प्रयोग पर भरोसा करने का नतीजा सामने है।
शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही एनडीए शासित ज्यादातर राज्यों के सीएम मौजूद थे। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव से पहले ये एनडीए की तरफ से एकजुटता का बड़ा प्रदर्शन था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत कुल 14 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। मैं नरवीर सिंह, I, श्रुति चौधरी, आरती सिंह राव। इस दौरान पंचकुला के दशहरा मैदान के इस शपथ ग्रहण मंच से एक साथ कई संदेश सामने आए। बीजेपी ने हरियाणा में इस बार जिस गैर जाट वोट बैंक को साधने के लिए पूरा जोर लगाया था, अब उसे अपने साथ बनाए रखने के लिए नायब सिंह सैनी मंत्रिमंडल में इन सभी समाजों को जगह दी है। साथ ही जाट वर्ग का भी खास ख्याल रखा है। बीसी ओबीसी समाज से सीएम नायब सिंह सैनी के साथ रणबीर गंगवा ने मंत्री पद की शपथ ली। दलित समाज से आने वाले कृष्णलाल पंवार और कृष्ण कुमार बेदी को मंत्री बनाया गया है। यादव समाज से राव नरवीर सिंह और आरती सिंह राव को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। जाट समाज से श्रुति चौधरी और महिपाल ढांडा को मंत्री बनाया गया है। ब्राह्मण समाज से डॉक्टर अरविंद शर्मा और गौरव गौतम को मंत्री बनाया गया है। राजपूत समाज से श्याम सिंह राणा को जगह दी गई है। गुर्जर समाज से राजेश नागर को मंत्री बनाया गया है। वैश्य समाज से विपुल गोयल को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। तो पंजाबी समाज से सरकार में नंबर 2 माने जाने वाले बीजेपी के दिग्गज नेता अनिल विज ने शपथ ली। मैं अनिल विज ईश्वर की शपथ लेता हूँ। पंजाबी समाज से आने वाले अनिल विज ने सीएम नायब सिंह सैनी के बाद दूसरे नंबर पर शपथ ली। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनना था। मुझे आज तक पार्टी ने जिस मोर्चे पर खड़ा किया, मैंने काम किया उसके ऊपर, और अगर ये दायित्व भी मुझे देंगे तो मैं निभाऊंगा। मैंने चाहा नहीं, अगर चाहा होता तो आज तो मैं कंबल लेके लेटा हुआ होता। आज नायब जी की टीम में मुझे भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल होने का मौका मिला। मेरे शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास किया, मेरे मुख्यमंत्री जी ने मुझ पर विश्वास किया। सिर्फ जाति वर्ग ही नहीं बल्कि रसूखदार सियासी परिवारों से जुड़े विधायकों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। श्रुति चौधरी पूर्व सीएम बंसीलाल की पोती हैं, जबकि बीजेपी की राज्यसभा सांसद किरण चौधरी की बेटी हैं। वहीं आरती सिंह राव केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हैं। मैं जितना धन्यवाद करूं माननीय प्रधानमंत्री जी का उतना कम है। अमित शाह जी का, मनोहर लाल जी का, सैनी साहब का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है। हरियाणा में बीजेपी की नई सरकार के शपथ ग्रहण का मौका एनडीए की एकजुटता के लिए भी खास रहा। शपथ ग्रहण समारोह के ठीक बाद चंडीगढ़ में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी बैठक की। बताया जा रहा है कि बैठक में तमाम मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव को लेकर इस मीटिंग को भी काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल 16 अक्टूबर को उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण पर पूरे विपक्ष ने श्रीनगर में इकट्ठा होकर एकजुटता का संदेश दिया था। इसीलिए एनडीए की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और इसी के साथ देखिए, अब बात अखिलेश यादव की भी करनी जरूरी है, जो कल महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव का ये दौरा भी काफी महत्वपूर्ण है। समाजवादी पार्टी की कोशिश ये है कि महाविकास आघाड़ी में उसे सम्मानजनक सीटें मिले। इसके लिए समाजवादी पार्टी यूपी में सियासी दांव चल रही है। समाजवादी पार्टी पहले ही 6 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है और आज 7वीं सीट पर भी उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया। समाजवादी पार्टी ने अब मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर सुंबुल राणा को प्रत्याशी बनाया है। अभी तक ये माना जा रहा था कि ये सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, लेकिन अखिलेश ने ये नया दांव चल दिया है। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को फिर से अपने तेवर दिखा दिए हैं। तो उधर महाराष्ट्र में भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के दूसरे सहयोगियों पर दबाव बढ़ा रही है। एसपी आघाड़ी के नेताओं से 12 सीटें मांग रही है। करीब 33 घंटे पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में श्रीनगर में अगल बगल की कुर्सियों पर विराजमान थे। तस्वीरें सामने आई तो दोस्ती वाली केमिस्ट्री एक बार फिर चर्चा में आ गई थी। लेकिन श्रीनगर में साथ दिखे इंडिया गठबंधन के योद्धा महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर आमने सामने हैं। पिछली बार महाराष्ट्र की 7 सीटों पर लड़कर 2 सीट जीतने वाली समाजवादी पार्टी ने इस बार सीधे 12 सीट पर राज्य में दावा ठोक दिया है।
मैं 12 सीट मांग रहा हूँ, अगर मुझे एक सीट भी नहीं दी जाए और मुझे निग्लेक्ट कर दिया तो मुझे क्या करना चाहिए? पार्टी बंद तो नहीं करूंगा ना। कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी कुछ लिस्ट अनाउंस करने जा रही है, हमें एक बार कॉन्फिडेंस में ले लीजिए, फिर अनाउंस करिए। हम नहीं चाहते हैं कि वोटों का बंटवारा हो। आपने देखा हरियाणा में क्या हो गया। महाराष्ट्र के मोर्चे पर अखिलेश खुद भी एक्टिव हैं। वो 18 अक्टूबर को मालेगांव और 19 अक्टूबर को धुले में रहेंगे, लेकिन महाराष्ट्र को लेकर उन्होंने चुनावी रणनीति पहले ही साफ कर दी है। हमारी कोशिश होगी कि इंडिया गठबंधन के साथ लड़ें, सीटें मांगी हैं और हमें उम्मीद है कि जहां हमारे 2 विधायक थे और हमें सीटें भी ज्यादा देंगे और हम पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होंगे। समाजवादी पार्टी इस बार महाराष्ट्र में मुस्लिम बहुल और उत्तर भारतीयों के दबदबे वाली ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, इसलिए वो पिछली बार से 5 सीटें ज्यादा मांग रही। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के जरिए समाजवादी पार्टी कांग्रेस को दूर का संदेश देना चाहती है। इसका एक कनेक्शन यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर भी है। अगर उपचुनाव में कांग्रेस समाजवादी पार्टी को 5 सीटें नहीं छोड़ती तो महाराष्ट्र में 12 सीटों वाली डिमांड उनको पूरी करनी होगी, ऐसा संदेश दिया जा रहा है। लेकिन महाविकास अघाड़ी के लिए यह आसान नहीं लगता, क्योंकि अभी गठबंधन के बड़े दलों के बीच ही सीटों का पेच सुलझना बाकी है। महाविकास अघाड़ी के वो हमारे साथ में रहेंगे। हमारा आज सीटों का बंटवारा होगा और उसके बाद उनसे भी हम चर्चा करके 2 दिन के अंदर में वो भी हम लोग सॉल्व कर देंगे। समाजवादी पार्टी के साथ जैसा यूपी में हुआ वैसा ही समझौता महाराष्ट्र में हमारा होगा। बात बिहार की, जहां जहरीली शराब से हुई मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इसीलिए पूर्ण शराबबंदी वाले इस राज्य में पूछा जा रहा है कि क्या सुशासन नशे में है। आधिकारिक रूप से अब तक राज्य में 27 लोगों की मौत हो चुकी है। सिवान में 20, सारण जिले में 5 और गोपालगंज में 2 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। विपक्ष नीतीश सरकार पर हमलावर है तो सीएम जांच के बाद सख्त कार्रवाई की बात कह रही है। पूर्ण शराबबंदी का दावा करने वाले बिहार के सिवान और सारण जिलों में लोगों ने जहरीली शराब पी। इसके बाद बुधवार से मैयत उठने लगी, लाशों की गिनती बढ़ने लगी। लगभग 25 लोगों की मौत हुई है। यहाँ 30 के ऊपर लोग मर चुका है। हमको तो लगता है कि यहाँ 50 से ज्यादा संख्या में मौत हो गया है। आधिकारिक तौर पर सिवान का जिला प्रशासन 20 लोगों की मौत की पुष्टि कर रहा है, तो सारण में 5 लोगों की मौत की बात खुद अफसर कह रहे हैं। यानी सरकारी आंकड़ा ही दोपहर तक 25 मौत तक पहुंच चुका था। 25 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है। सिवान जिला में 20 और सारण जिला में 5। 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई। शराब माफिया का नाम सामने आया है। जो भी इस कांड में संलिप्त हैं, चाहे वो जिस स्तर पर हो, सब पे सख्त कार्रवाई की। किसी ने बेटा गंवाया, किसी के सिर से पिता का साया उठा तो किसी का भाई चला गया, किसी का परिवार उजड़ा तो किसी का पड़ोस वीरान हो गया। शराब कांड के बाद सिवान और सारण के अस्पतालों में बीमारों की कतार लगी है। क्या पिए थे आप? दारू पिए। कहाँ पे दारू पिए? गांव में। कब पिए थे दारू? कल 2 बजे दिन। तो संगत साथ वाले लड़के लाए थे, वो साथ में बैठ के पिए थे हम लोग यार दोस्त। बिहार में ताल ठोक कर शराबबंदी की बात करने वाले नीतीश कुमार ने शराब कांड और मौत के बढ़ते आंकड़ों का संज्ञान लिया। हाई लेवल समीक्षा बैठक की, अफसरों को जांच का निर्देश दिया, लेकिन उन्हीं के मंत्री जिन पर शराबबंदी लागू करने की जिम्मेदारी है पहले ही क्लीन चिट लेकर बैठे हैं। छुपा करके जो कच्चा स्पीड पिया है उसमें कहाँ क्या करता है लोग, प्रशासन हो कि कोई हो, देखने के लिए नहीं जाता है। जब उसका दुष्प्रभाव होता है तब लोग को पता चलता है। बिहार में शराबबंदी लागू है और सख्ती से लागू की जाएगी, लेकिन कुछ माफिया हैं, शराब तस्कर हैं, जो इस तरह की हरकत करते हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन नीतीश सरकार कहती है कि बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी है, लेकिन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो आंकड़े हैं वो हैरान करते हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2016 से 2022 तक बिहार में जहरीली शराब पीने से 157 लोगों की मौत हो गई है। सबसे गंभीर तथ्य तो यह है कि 2022 में देश भर में जहरीली शराब से जितने लोगों ने जान गंवाई, उसमें बिहार का प्रतिशत 22% था। अगर बिहार पुलिस के आंकड़ों की बात कर लें तो 2016 से 2022 तक 199 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने की वजह से हुई है। अगर इसमें जहरीली शराब पीने से हुई संदिग्ध मौत के आंकड़ों को भी जोड़ दिया जाए तो संख्या 269 तक पहुंच जाती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।